इस फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोड संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। रिसेंटली द 7th लैंकांग मैकोंग कोऑपरेशन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। पूछ रहे हैं कि हाल ही में 7वीं लकांग मेकांग सहयोग विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, म्यांमार। तो देखिए, हाल ही में म्यांमार के गोल्डन पैलेस होटल जो कि बगान में है, यहाँ पर 7th मैकोंग लकांग कोऑपरेशन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को होस्ट किया गया है। आपको जानना चाहिए, जो ये मैकोंग लांकांग कोऑपरेशन है या फिर आप इसको कहें लांकांग मैकोंग कोऑपरेशन, तो इसमें 6 कंट्रीज़ हैं: चाइना, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम। अच्छा, आपको जानना चाहिए, जो ये लांकांग मैकोंग कोऑपरेशन है ये एक मल्टीलैटरल फॉर्मेट है जिसको 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री है? ये सभी वो कंट्रीज़ हैं जो लांकांग रिवर और मैकोंग रिवर के बीच में आती हैं या फिर इनको टच करती हैं। म्यांमार की बात करें तो इसकी कैपिटल नेपिडो है और करेंसी यहाँ की क्यात है। प्रेसिडेंट यहाँ के मिंथ स्वे हैं, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मिन ऑन्ग हलांग हैं। विच लाइफ इंश्योरर हैज साइंड अ बैंक एश्योरेंस पैक्ट विद पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक। पूछ रहे हैं कि किस जीवन बीमाकर्ता ने पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक ने SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस पैक्ट साइन किया है। आप सभी जानते हैं कि बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, कई बार आपको बताया जा चुका है। बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी, ये दोनों आपस में एक पैक्ट साइन करते हैं या फिर एक साझेदारी करते हैं, जिसके तहत जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके जो पॉलिसी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने पॉलिसी प्रोडक्ट्स जिस बैंक के साथ उसने टाई अप किया है उसके कस्टमर्स को ऑफर करता है बैंक के जरिए। बाकी आपको जानना चाहिए, जो SBI लाइफ इंश्योरेंस है इसके MD एंड CEO महेश कुमार शर्मा है और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। अवीवा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस हैज़ अपॉइंटेड whom एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। पूछने है कि अवीवा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपनी कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, असीत रथ। तो देखिए, अवीवा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ने असीत रथ को अपना न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है और जो असीत जी हैं ये अमित मलिक को सक्सीड करेंगे। आपको जानना चाहिए, असीत फिलहाल प्रूडेंशियल म्यांमार लाइफ इंश्योरेंस के CEO हैं। तो इस तरह भी आपको जानना चाहिए कि पहले वो किस पद पर रह चुके हैं या फिलहाल किस पद पर हैं। बाकी अवीवा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको जानना चाहिए, एक जॉइंट वेंचर है डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच में, जो कि UK बेस्ड इंश्योरेंस ग्रुप है। तो ये भी आपके बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये किन दो के बीच जॉइंट वेंचर है। द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम will be a part of direct beneficiary transfer scheme. When was the NAPS launched? यानी कि ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना यानी कि NAPS प्रत्यक्ष लाभार्थी स्थानांतरण यानी कि DBT योजना का एक हिस्सा होगी। आपको बताना है जो ये NAPS है ये कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, 19 अगस्त 2016। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये अनाउंस किया है कि जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र स्कीम यानी कि DBT इसका एक हिस्सा होगी और जो बेनिफिट्स हैं वो अप्रेंटिसेस को डायरेक्ट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि
जो अप्रेंटिसेस है तो उनको कंपनीज पहले पे करती हैं, उसके बाद फिर वो कंपनीज गवर्नमेंट से रिम्बर्समेंट मांगती हैं। तो अब क्या होगा, डीबीटी का मतलब आप समझते हैं कि डायरेक्ट जो पैसा है वो लाभार्थी के अकाउंट में पहुंच जाए। तो इसी के जरिए अब कंपनीज उसको पे नहीं करेंगी, डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है जो भी अप्रेंटिसेस हैं उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट मनी सेंड कर देगी थ्रू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, जो भी स्टाइपेंड है उसका 25% या फिर 1500 रुपये पर मंथ इसको उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को 19 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डिजिटल इंडिया वीक 2022 whose theme is catalyzing न्यू इंडियाज डेकेड इन विच सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 जिसका विषय नवभारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा है का उद्घाटन किस शहर में किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा गांधीनगर गुजरात। मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 जो कि 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसको इनोग्रेट किया है। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। और जो ये डिजिटल इंडिया वीक है इसका थीम है इस बार कैटलाइजिंग न्यू इंडिया डेकेड। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम है C2S, इस तरह पूछ लेते हैं कि C2S का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। तो इसके तहत जो पहला जत्था है, जो 30 इंस्टीट्यूशंस का जो पहला जत्था है, जो पहला ग्रुप है, उसको गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए हैं, एक एक करके सबको देखेंगे, पूछे जा सकते हैं। पहला है डिजिटल इंडिया भाषिनी। डिजिटल इंडिया भाषिनी क्या है? इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या है? एक AI सपोर्टेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, कई तरह की वोकेबलरी होती है, कई तरह के ऐसे पेपर्स होते हैं जो MSMEs के लिए यूज़फुल होते हैं, पर वो किसी ऐसी लैंग्वेज में होते हैं जो MSME ना समझ पाए। हिंदी में है और उनको हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन अच्छे से हो सकता है, इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन अच्छे से हो सकता है। तो इस तरह का ये एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल इंडिया भाषिनी। दूसरा है डिजिटल इंडिया जेनेसिस। डिजिटल इंडिया जेनेसिस यानी कि जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप। तो ये एक नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जिसके तहत Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ जो है भारत में, इसमें कोई ऐसा वेंचर आपको देखने के लिए मिलता है, कोई ऐसा बिजनेस देखने को मिलता है जो अच्छा ग्रो कर सकता है, तो उसको ढूंढना, उसको सपोर्ट करना, उसको ग्रो करना और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में उसको तब्दील करना। तो ये इस मिशन का जो है मोटो रहेगा। फिर है माई स्कीम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म होगा। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सभी स्कीम्स के बारे में आप इस पोर्टल पर जान सकते हैं। ये एक वन स्टॉप सर्च एंड डिस्कवरी पोर्टल है। उसके बाद है मेरी पहचान। फिर नाम से पता चल रहा है मेरी पहचान का मतलब क्या है? नेशनल सिंगल साइन ऑन फॉर वन सिटीजन लॉगिन। तो ये एक ऑथेंटिकेशन सर्विस है जिसमें कि केवल आपको एक ही बार अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे और उसी एक बार क्रेडेंशियल प्रोवाइड कराने के बाद आप मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशंस और सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो इसका जो मकसद है ये है कि जो मैन पावर है, जो व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनको स्पेशलाइजेशन देना कि इसमें जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनके डिज़ाइनिंग में किस लेवल पर, बैचलर्स लेवल पर, मास्टर्स पर, रिसर्च लेवल्स पर, ठीक है, उनको तैयार करना, उनको एक जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना किस तरह से सेमीकंडक्टर चिप्स को डिज़ाइन किया जा सकता है, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड कराना। फिर है इंडिया स्टैक ग्लोबल। तो इंडिया स्टैक ग्लोबल का मतलब क्या है? ये देखिए, जो आधार है, UPI है, डिजिलॉकर है, कोविन वैक्सीन प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है, दीक्षा प्लेटफॉर्म है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है। तो इन सभी जो भी ये प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए ये ग्लोबल रिपोजिटरी की तरह कार्य करता है इंडिया स्टैक ग्लोबल। साथ ही आपको जानना चाहिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को साल 2015 में लॉन्च किया गया था। देखिए, जो 2015-14 के कार्यक्रम लॉन्च किए गए थे स्कीम, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया और जनधन योजना हो गया, तो ये आज भी पूछे जाते हैं।
बाकी आपको जानना चाहिए डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं। सीधा सीधा ये पूछ लेते हैं कि डिजिटल इंडिया के कितने पिलर्स हैं, तो आंसर होगा 9 पिलर्स। अगर आप इनके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो खुद से भी सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी 9 थीम मैंने आपको बता दिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या थीम है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित से कौन जो डिजिटल इंडिया के पिलर्स में से एक नहीं है। Alluri Sitaram Raju was an Indian freedom fighter. He was from which state in India? Alluri Sitaram Raju एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वह भारत के किस राज्य से थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा आंध्र प्रदेश। तो देखिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 साल तक चलने वाली जो सेलिब्रेशन है, किसके लिए? जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारत में, उसके लिए। आपको बता दें कि 4 जुलाई, जो ये 4 जुलाई रही, इस दिन इनका 125वां जो है जन्म दिवस था, बर्थ एनिवर्सरी थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? अल्लूरी सीताराम राजू की। और इसी मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 30 फीट टॉल ब्रोंज स्टैचू भी इनका अनवेल किया है। आपको जानना चाहिए कि ये 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और ये एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ आर्म्ड कैंपेन छेड़ दिया था। इनको मनियाम विरुदु यानी कि हीरो ऑफ द जंगल के नाम से भी लोकल विलेजर्स द्वारा पुकारा जाता था और इन्होंने रैम्पा रेबेलियन या फिर मनियाम रेबेलियन 1922 को लेड किया था, नेतृत्व किया था। नीति आयोग एंड TIFAC launched a report titled Forecasting Penetration of Electric Two-Wheelers in India. The report forecast 100% penetration of electric two-wheelers in Indian market by which financial year? पूछ रहे हैं कि नीति आयोग और टाइफेक ने 28 जून को भारत में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की पैठ का पूर्वानुमान शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में किस वित्त वर्ष तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की 100% पैठ होने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन रहेगा आपके पास सी, फिजिकल ईयर 2026-27। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना, इंडक्शन होना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कब तक पेनिट्रेट हो जाएंगे, यानी कि उसमें शामिल हो जाएंगे पूरी तरह से। देखिए, नीति आयोग और टाइफेक ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका नाम है फोरकास्टिंग पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इन इंडिया। तो इसके तहत इन्होंने 8 सिनेरियोज बताए हैं। उन 8 सिनेरियोज के बेसिस पर बताया है कि किस तरह से फ्यूचर में, आने वाले समय में भारत में जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है, किस तरह से वो उनकी जो है मौजूदगी रहेगी। देखिए, नीति आयोग के बारे में हम लगातार ही कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, रैंकिंग्स पढ़ रहे हैं, तो ये सब महत्वपूर्ण होती है। अब जुलाई से आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो आपके आने वाले बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं, तो जुलाई से अब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे तो एक कॉपी बना लीजिए, उसमें नीति आयोग एक सेक्शन बना लीजिए। जब भी आपको नीति आयोग का मिले तो एक बार यहाँ से पढ़िए, एक बार खुद से आप न्यूज़पेपर में ही पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन डायरेक्ट आप नीति आयोग रिपोर्ट, हाल ही की रिपोर्ट या फिर ऐसा कुछ टाइटल डाल के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अपने से फिर आप उस रिपोर्ट को पढ़ के एक अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी मैं तो पूरा ही कवर करता हूँ उसमें, चाहे आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन वो सही रहता है कि एक कॉपी में एक जगह आप नीति आयोग से संबंधित न्यूज़ जो है अपने आप कवर करते चलें, क्योंकि ये पूछते ही हैं, नीति आयोग से संबंधित न्यूज़ तो पूछते ही हैं। नीति आयोग हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं पर आ जाए, एनवायरनमेंट से संबंधित कहीं पर आ जाए, रिपोर्ट कहीं पर आ जाए, तो ये पूछे ही जाते हैं। देखिए, अभी इन्होंने बताया कि फिजिकल ईयर 2026-27 तक जो इंडियन मार्केट में जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं उनका 100% पेनेट्रेशन हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। दूसरा इन्होंने ये बताया कि जो फिलहाल जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए जो इंसेंटिव प्रोवाइड कराया जाता है, यदि उसको हटा लिया जाए 2024 तक, तो जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स का जो पेनेट्रेशन है 2031 तक 72% रहेगा। साथ ही इन्होंने ये बताया है कि फिजिकल ईयर 2028-29 तक जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की जो सेल है ये 220 लाख यूनिट्स को क्रॉस कर सकती है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि यदि टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिनेरियो की बात करें तो इसके तहत 180 लाख यूनिट्स जो है यहाँ पर टू व्हीलर्स की सेल हो सकती है। ठीक है, अच्छा, जो इंसेंटिव ड्राइव सिनेरियो है इसमें इन्होंने बताया है कि जो इसकी सेल है ये फिजिकल ईयर 2023 तक केवल 55 लाख यूनिट्स तक की रह सकती है। तो कौन कौन से 8 सिनेरियोज हैं? ये 8 सिनेरियोज इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। एज पर द यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022, इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू स्टैंड एट डैश इन 2035।
संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 में भारत की शहरी आबादी कितनी होने का अनुमान है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 675 मिलियन। देखिए, यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट्स की एक वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 इसको जारी कर दिया गया है। इसमें बताया इन्होंने कि 2035 तक जो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है वो 675 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट बिहाइंड चाइनास 1 बिलियन। चाइना की 1 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, 1 बिलियन के बाद जो भारत की अर्बन पॉपुलेशन है ये 2035 तक 675 मिलियन हो जाएगी। साथ ही इन्होंने ये बताया कि 2035 तक अर्बन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन रह रही है, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो वो 43.2% हो जाएगी। साथ ही इन्होंने ये बताया कि ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन यानी कि पूरे संसार की जो ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन है वो 2.2 बिलियन हो जाएगी 2050 तक, और जो एशिया में अर्बन पॉपुलेशन है वो 2.99 बिलियन हो जाएगी 2035 तक। ये जो ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन है ना, मतलब इसमें और 2050 तक 2.2 बिलियन और इसमें ऐड हो जाएंगे, ये इसका कहने का मतलब है। द ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन इज बैक ऑन ट्रैक टू ग्रो बाय अनदर 2.2 बिलियन पीपल बाय 2050, ये इसका मतलब है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड बैंक्स बोर्ड ब्यूरो इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो बाय मेकिंग सम अमेंडमेंट्स। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो? पूछ रहे हैं कि सरकार ने कुछ संशोधन करके बैंक बोर्ड ब्यूरो को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो में बदल दिया है। आपको बताना है कि जो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है BBB, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है भानु प्रताप शर्मा। समझिएगा, देखिए हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है इसको फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो FSIB इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया है कुछ अमेंडमेंट्स के द्वारा। तो देखिए, जो जनरल मैनेजर्स हैं और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, तो उनके जो सिलेक्शन की गाइडलाइन है अब उसको फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो का पार्ट बना दिया गया है। देखिए, हुआ ऐसा कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट की बात है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि जो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये जो है एक उचित संस्था नहीं है। आप बैंक के चीफ के लिए रिकमेंड करते हैं और भी जो कई तरह के CEO MD होते हैं उनकी रिकमेंडेशन करते हैं, तो ये एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो इस तरह की रिकमेंडेशन करे। तो उसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो में जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को ये भी कहा है कि आप नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस स्कीम ऑफ 1970-1980 में कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन कीजिए जिसके तहत जो ये FSIB है ये केवल एक सिंगल एंटिटी बने, जो कि जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं इनकी अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करें। केवल ये ही एक इकलौती इस तरह की एंटिटी बन जाए, इस तरह के आप कुछ मॉडिफिकेशंस कीजिए, ऐसा कहा गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को। बाकी आपको जानना चाहिए बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको RBI द्वारा अपॉइंटेड नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था, फॉर्म किया गया था। भानु प्रताप शर्मा से करंट चेयरमैन है, इसको साल 2016 में गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया था। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनके MD एंड CEO के नाम को ये रिकमेंड करती है। Which country will supply critical minerals required for India's electric vehicles, committing to a $5.8 million deal? कौन सा देश $5.8 मिलियन के सौदे के लिए भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, एक MOU साइन किया गया है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसका मकसद ये है कि भारत को जो क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनकी रेगुलर सप्लाई होती रहे। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर $5.8 मिलियन कमिट किए हैं 3 साल के लिए, ठीक है, इसी इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए। विच कंपनी बॉट अ स्टेक वर्थ $264 मिलियन इन ई-कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट फ्रॉम इट्स को फाउंडर बिन्नी बंसल? किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल से ई-कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट में $264 मिलियन की हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा टेंसेंट।
तो देखिए यहाँ पर चाइनीज़ टेक जायंट है टेंसेंट, तो इसने 264 मिलियन यूएस डॉलर के जो है स्टेक यहाँ पर वॉलमार्ट और ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट में लिए हैं। किसके लिए हैं? बिन्नी बंसल के जो शेयर हैं उनको लिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको जानना चाहिए फ्लिपकार्ट ये सिंगापुर में रजिस्टर्ड है और इसका जो केवल ऑपरेशंस हैं वो इंडिया में ही है, और बिन्नी बंसल ने जो है यहाँ पर फ्लिपकार्ट में 1.84% स्टेक अब इनके रह गई है, क्योंकि अपने स्टेक इन्होंने टेंसेंट को बेच दी है। और जो टेंसेंट क्लाउड है इसने जो है स्टेक लिए हैं किसके थ्रू? यूरोप बीवी के थ्रू। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद जो टेंसेंट है इसके 0.72 जो है % स्टेक हो गए हैं फ्लिपकार्ट में। What are the limits on individual housing loans for Tier 1, Tier 2 urban cooperative banks? Tier 1, Tier 2 शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमाएं क्या हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 60 लाख एंड 140 लाख रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं तो उसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट्स है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा है देखेंगे। तो देखिए जो टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो इनके लिए पहले 30 लाख रुपीज़ की लिमिट थी जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन नहीं देते थे, अब इसको 60 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। टियर 2 में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो लिमिट थी इंडिविजुअल हाउसिंग लोन की उसको 140 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। साथ ही जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए भी लिमिट बढ़ा दी है। अब ऐसे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ से कम की है तो उनके लिए ये सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी है, और जो 100 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ वाले हैं उनकी सीमा 30 लाख से 75 लाख कर दी गई है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके लिए जो ये लिमिट है लास्ट टाइम 2011 में रिवाइज़ की गई थी, और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए लिमिट पिछली बार 2009 में रिवाइज की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया है आरबीआई ने कि जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये कमर्शियल रियल एस्टेट को भी फाइनेंस कर सकते हैं, उनको भी क्रेडिट प्रोवाइड करा सकते हैं। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड विच कंट्री आर इलेक्टेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर द 2023-2024 टर्म। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-2024 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, स्विट्जरलैंड। देखिए इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड इनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए इलेक्ट किया गया है एज नॉन परमानेंट मेंबर्स। किस टर्म के लिए? 2023 से 2024 टर्म के लिए किया गया है। और ये जो है इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको एंड नॉर्वे को रिप्लेस करेंगे जो जनवरी 1, 2023 है तब से। आपको जानना चाहिए 193 मेंबर यूएन जनरल असेंबली ने हाल ही में इलेक्शंस हुए यहाँ पर 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए, ठीक है, किस लिए? 2023-24 टर्म के लिए, 2 ईयर टर्म 2023-24 के लिए। अच्छा, इसमें जो है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड इन्होंने अब ज्वाइन कर लिया है अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, गाना और यूएई को। तो 10 तो नॉन परमानेंट होते हैं और 5 कौन से हैं परमानेंट? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। तो टोटल 15 होते हैं ना, 10 नॉन परमानेंट और फिर 5 परमानेंट। बाकी आपको जानना चाहिए जो भारत का 2 ईयर टर्म था इसमें यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में ये दिसंबर 2022 में एंड हो जाएगा। ग्रीनको साइंस MOU विद IIT हैदराबाद टू सेट अप स्कूल ऑफ सस्टेनेबल, ये है आपका ग्रीनको साइंड MOU विद विच IIT टू सेट अप स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। क्वेश्चन ये है कि ग्रीनको ने किस IIT के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सेटअप करेंगे। तो ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, IIT हैदराबाद। माफ़ कीजिएगा इसके लिए। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है ग्रीनको, तो इसने और IIT हैदराबाद ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च करेंगे और इसका नाम होगा ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, GSSST। तो इस तरह की न्यूज़ में केवल इतना ही जानने के लिए है।
इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी एट विच प्लेस। भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 को भारतीय नौसेना में किस स्थान पर शामिल किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो देखिए इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है, कहाँ पर, INS देगा विशाखापट्टनम में। आपको बता दें फर्स्ट नेवल स्क्वाड्रन है ईस्टर्न सीबोर्ड में, और जो कि इंडियंसली डिजाइंड एंड बिल्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स जहाँ पर मौजूद है। इस तरह की ये पहली ईस्टर्न सीबोर्ड है। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो ये INAS 324 स्क्वाड्रन है, इसका जो नाम रखा गया है ये कैस्ट्रल्स इसको बोला गया है, जो कि एक बर्ड स्पीसीज के नाम पर है। और ये जो बर्ड स्पीसीज होती है इसकी अच्छी सेंसरी कैपेबिलिटी होती है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है कैस्ट्रल्स, इस स्क्वाड्रन का नाम। हाल ही में हमने ऐसा ये करंट अफेयर ये भी देखा था कि एक न्यू एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन 840 कोस्ट गार्ड को इंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में, चेन्नई में। तो दोनों ही एक जैसे न्यूज़ हैं, ये भी हमने MCQ फॉर्मेट में किया हुआ है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इन विच ईयर द स्मार्ट सिटीज मिशन वाज लॉन्च्ड। आंसर इज जून 25, 2015। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैकार्थी। विच टू नेशंस विल होस्ट द फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। विच कंट्री इज प्रेजेंटली द लार्जेस्ट गुड्स एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ इंडिया। द USA। The clean note policy was announced by RBI in which year? 1999. Which country ranked first in the 13th edition of the Biennial Environmental Performance Index 2022? Answer is Denmark। और भारत इसमें सबसे लास्ट पर है 180 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है कि हम इसको नहीं मानते हैं। अच्छा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैंने कल भी आपके साथ दो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। एक तो खेलो इंडिया गेम्स के लिए 2021 खेलो इंडिया गेम्स, और जो ये 2022 के एशियन गेम्स हैं इनके लिए। तो उसमें कई अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसको सेव कर लीजिएगा अपनी गैलरी में, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम पर आप उसको जरूर पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्पोर्ट्स सेक्शन में। मणिपुर लैंडस्लाइड, वीक सॉइल, इंसिसेंट रेन, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर टू ब्लेम से एक्सपर्ट। एक और न्यूज़ देखिए। अमिड वाटर कट्स, इंसिसेंट रेन कॉजेज वाटर लेवल्स इन पुणे's 4 की डैम्स टू राइज। मुंबई, ड्यू टू इंसिसेंट रेनफॉल पवाई लेक स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग। कुंदापुर, इंसिसेंट रेन ड्यूरिंग लास्ट 4 days स्वेल्स सुपर्णिका रिवर। तो देखिए आजकल न्यूज़पेपर में जो ये रेनी सीजन चलता है ये शब्द बहुत चलता है, इसी से भरा रहता है ज़्यादातर न्यूज़ से, इंसिसेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अविराम, निरंतर। आप कहते हैं ना मूसलाधार बारिश हुई या फिर रुकी नहीं रही है, लगातार पड़ी ही जा रही है, तो उसको बोलते हैं इंसिसेंट। और ये आपको पैराग्राफ में भी मिल जाता है, कोई रेन से संबंधित कोई पैराग्राफ आपके पास आ जाए इंग्लिश में तो वहाँ पर भी ये शब्द मिल जाता है। पूछ लिया जाता है, या तो सिनोनिम पूछ लिया जाता है या फिर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछ लिया जाता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर क्या होगा। कई बार पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आपके लिए जानना चाहिए आपको। तो इसका नाम है इंसिसेंट। अच्छा देखिए, जनवरी में हमने ये स्टार्ट किया था ना, तो अब आप ये देखिए कि इतनी वोकेबलरी हमने कवर कर लिया कि जब मैं डेली न्यूज़पेपर इंग्लिश का देखता हूँ तो मुझको अब ऐसा कोई शब्द बहुत मुश्किल से मिल पाता है जो हमने कवर ना किया हो। ये रियलिटी है। अगर आप जनवरी से अब तक इंग्लिश वोकेबलरी हमारा देखते हैं सेशन, तो आप खुद इस चीज़ को आजमाइएगा, आप न्यूज़पेपर उठाकर देखिएगा। इतने जो मैंने आपको अब तक शब्द बताए हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए जो है आपके लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है डेवलप करना। देखिए, सिलेक्शन चाहिए होता है तो चारों तरफ से आपको तैयार होना पड़ता है, केवल GS नहीं, बाकी और भी जो सेक्शन है उनमें भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। इंग्लिश में देखें, नेवर स्टॉपिंग, बिना रुके जो होती है उसको बोलते हैं इंसिसेंट। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड जूनोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? दिस ईयर ऑन 4 जुलाई द यूनाइटेड स्टेट्स सेलिब्रेटेड इट्स dash years of freedom. Global forgiveness and World Chocolate Day are celebrated on which day? The share of manufacturing in India's gross value added witnessed a fall in fiscal year 2020-21 to 14.4%,
but is expected to improve to what percent in 2021-22 according to the Economic Survey 2021-2022. As per the Economic Survey 2021-22, the share of the agriculture and allied sector in total GVA has improved to 20.2% in 2020-21 and what percent in 2021-22. ये जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके उसमें बनते हैं, जो बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे है, इनसे इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है इस तरह के क्वेश्चंस की या इस तरह के डेटा की, तो वहाँ पर हमें याद नहीं रहता है। तो कोशिश कीजिएगा इन दोनों के आंसर आप जरूर दें, और बाकी कोशिश क्या कीजिए कि एक क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर करें और अपनी पार्टिसिपेशन को जरूर बढ़ाएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।